हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग अच्छे होंगे। तो आगे की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं। ये हमारी 5वीं क्लास है। आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस हैं उम्मीद है देख ली होंगी। एक सीरीज मुझे लगता है कि इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के DSSB के, एक ये इसमें कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है। एक साथ में 100-200 क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं होता। एक भाग कराने का मतलब मेरा ये है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर आप अपने टॉपिक को कवर कर लें, टॉपिक्स को आप पढ़ लें। ठीक है। जैसे आपका भाग 5 यहाँ से स्टार्ट होता है। भाग 5 में पहला क्वेश्चन हमारा आता है, जैसे देखिए, अंडर आर्टिकल 359 द प्रेसिडेंट and is authorized the suspend by order the right to move any court for the enforcement of fundamental right except। तो कह रहा है कि अनुच्छेद 359 यानी कि 359 के तहत राष्ट्रपति को जो है वो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, उनके प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करने के लिए अधिकृत है। कह रहा है कि इसमें सीधा सा फंडा है, समझ लीजिए। आर्टिकल 352 से लेके और 359 तक आप देखिए। 352 में क्या है, इंपॉर्टेंट है। 356 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 358 और 359 ये चार आर्टिकल्स को आप रट लीजिए, क्योंकि 352 में आप राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं। उसमें संविधान संशोधन के बाद में क्या किस किस आधार पर हम जो है राष्ट्रपति महोदय जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। ठीक है। जो चेंजेस हुए इनको पढ़ना है आपको। ठीक है। आपको उसमें जो है आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द को ऐड कर दिया गया, इस संशोधन के द्वारा किया गया। ये सब चीजें देखने की हैं, डायरेक्ट यही नहीं क्वेश्चन आ जाएगा। तो अनुच्छेद 359 के तहत क्या है, कह रहा है कि कौन से जो है आर्टिकल को छोड़ करके बाकी सभी आर्टिकल्स आपके समाप्त कर दिया। सभी आर्टिकल मतलब कि जो फंडामेंटल राइट से संबंधित हैं, 12 से 35 तक। ठीक है। तो हमारे फंडामेंटल राइट को इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी कि आंसर हमारा है बोथ। ठीक है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अब इन दोनों आर्टिकल्स में क्या क्या है आप लोग एक बार देखिएगा, पढ़िएगा कि आर्टिकल 20 में 3 प्रकार के आपको जो है स्वतंत्रताएं दी गई हैं एक तरीके से। और अनुच्छेद 21 जो है आपको ये भी एक तरीके से स्वतंत्रता है, आपके आपके जीवन का अधिकार है। इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। और 21A में फिर राइट टू एजुकेशन है। तो आर्टिकल्स को अवॉइड मत करिएगा। ये सारे फंडामेंटल के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके एक एक आर्टिकल आपकी जबान पे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नॉट करेक्ट। तो कह रहा है कि नगर निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा आर्टिकल जो है, सॉरी, ये नगर निगम जो है ये किस आर्टिकल में आता है, नगर निगम से संबंधित कौन सा संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, कौन सा भाग बनाया गया, तो ये देख लेंगे। ठीक है। ये इससे क्वेश्चन आना ही आना है, डेफिनेट होता है। नगर निगम और पंचायती राज, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। तो इसका आपका आंसर हो गया, एक नगर निगम में 5 प्राधिकरण होते हैं। तो ऐसा कोई भी डिसाइड नहीं होता, क्योंकि वो किस पे होता है, आबादी पर डिपेंड करता है। ठीक। तो इसमें ये सही है। क्या सही है, नगर निगम में एक महापौर की अध्यक्षता में एक नगर निगम परिषद होती है। ठीक है। तो एक नगर निगम में भैया महापौर की अध्यक्षता में एक निगम परिषद होती है, सही बात है। नगर निगम के पास विभिन्न गतिविधियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से निपटने के लिए स्थायी समितियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि राज्यों के बड़े शहरों के लिए राज्य सरकार के अधिनियम के द्वारा नगर निगम की स्थापना की जाती है। तो बिल्कुल सही है कि राज्यों के बड़े शहरों के लिए नगर निगम होते हैं। ठीक है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, आप लोगों ने सब देखा होगा। ये सब चीजें एक व्यवहारिक चीजें हैं, आनी ही चाहिए। ठीक। तो इसका आंसर हो गया हमारा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर ऑफ इंडिया वाज हेडेड बाय। तो कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की मौलिक अधिकार की जो उप समिति है, देखो समिति की बात नहीं कर रहा, उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो आचार्य JB कृपलानी के द्वारा की गई थी। ठीक है। तो ये उप समितियां, आप जो संविधान जब निर्माण हो रहा था, संविधान सभा के जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, तो उसमें कौन कौन से सदस्य थे और कौन सा मंत्रालय की अध्यक्षता कौन कर रहा था, ये भी आपको देखना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया था, पंचायत डेमोक्रेसी इन नेपाल वाज लॉन्च बाय किंग महिंद्रा, ही वाज द सन ऑफ। कह रहा है कि नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की शुरुआत राजा महेंद्र ने की थी और वह किसके पुत्र थे।
तो आंसर आपका हो जाएगा सी, राजा त्रिभुवन। ठीक है। तो 1960 में राजा महेंद्र के द्वारा नेपाल के दल विहीन पंचायत प्रणाली की स्थापना की गई थी। दल विहीन पंचायत प्रणाली, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी और यह व्यवस्था 1990 के दशक तक लागू रही। फिर आगे देखिए, राजा महेंद्र जो है वो राजा त्रिभुवन के पुत्र थे। ठीक है। तो आपके जो एनसीईआरटी है, आपकी एनसीईआरटी में नेपाल, बोलीविया, श्रीलंका, इनमें जिस तरीके से जो लोकतंत्र की स्थापना की गई उसके बारे में आपके चैप्टर्स में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी मतलब मस्ट प्रेफर करता हूं मैं हमेशा कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बोलीविया। देखिए अब अभी एक नेपाल के बारे में क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही मैंने बताया अभी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका बोलीविया से। बोलीविया में राजनीतिक संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो कह रहा है कि बोलीविया में पानी के निजीकरण, अब देखिए पानी का निजीकरण हो रहा है, उसके विरोध को समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया। ठीक। तो समाजवादी पार्टी क्या चाहती थी वहां पे, पानी का जो निजीकरण किया जा रहा है उसको रोकना। ठीक। तो उसने समर्थन दिया था, बिल्कुल सही बात है। बोलीविया में लोकप्रिय संघर्ष एक विशिष्ट नीति के बारे में था। हाँ बिल्कुल, विशिष्ट नीति क्या थी अभी देखिए, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़िए। तो इसका आंसर जो आप पहले देख लीजिए, आंसर हो गया एक और दो दोनों। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए कि बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ लोगों का जो सफल संघर्ष से ये पता चलता है कि लोकप्रिय संघर्ष लोकतंत्र के कामकाज के अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि संघर्ष एक विशिष्ट नीति के बारे में था। अब देखिए यहां से, विश्व बैंक ने बोलीविया की सरकार पर नगर पालिका जल आपूर्ति पर नियंत्रण देने का दबाव डाला। ठीक। तो नगर पालिका जल आपूर्ति, इस पर नियंत्रण करने के लिए विश्व बैंक ने बोलीविया की सरकार पर दबाव डाला। सरकार ने कोचा कोचाबम्बा, अब देखिए एक शहर का नाम है ये कोचाबम्बा शहर के लिए इन अधिकारों को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसको बेच दिया। और एक लोकप्रिय संघर्ष के बाद में जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके साथ अनुबंध को रद्द कर दिया गया। ठीक है। तो क्या था यहाँ पे कि बोलीविया में जो है वर्ल्ड बैंक ने एक ये बताया था कि अगर नगर पालिका जलापूर्ति पर नियंत्रण करके जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उसको आप पानी दे रहे हैं, वहां की जनता का हक छीन रहे हैं, तो उसके विरोध में वहां पे लोग समर्थन करते हैं। फिर वहां की जो समाजवादी पार्टी है वो इसके सपोर्ट में आ जाती है। ठीक। तो आप एक बार ये एनसीईआरटी में जरूर पढ़िएगा बोलीविया से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो आपका पहला है कि राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है। तो पहला ही गलत हो गया, सभी को पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है, कि अब ये हमारा संपत्ति का अधिकार 300 आर्टिकल 300 ए, यानी कि 300 ए में क्या बना दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक। राइट टू इक्वालिटी, ये समानता का अधिकार, हाँ बिल्कुल है। आर्टिकल 14 टू 18, आप 14 से 18 तक आप देखते हैं कि समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार आप देखते हैं कि 19 से 21 तक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। और शोषण के खिलाफ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। तो ये भी हमारा आर्टिकल 23 और 24 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी संख्या है 6। संपत्ति का अधिकार 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत हटा दिया गया और वो बना दिया गया क्या, आर्टिकल 300 ए में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पाए जाने वाला एक प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय नहीं है। अब देख रहा है, देखिए इसमें नहीं पूछा है। ठीक है। तो ऑप्शन आपके देख लीजिए कि सार्वजनिक उपकृत समिति जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीज होती हैं वो, फिर कह रहा है कि टाउन एरिया कमेटी, नगर क्षेत्र की समिति, नगर पालिका और छावनी बोर्ड। देखिए ये तीनों चीजें तो होती हैं। ठीक है। और सार्वजनिक उपक्रम की समिति जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है ये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है। तो आप देखिए कि शहरी स्थानीय निकाय किसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। ठीक है। और भारत में कई प्रकार के शहरी निकाय हैं, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, देखिए नगर निगम हो गया, और दूसरा नगर पालिका, और अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, विशेष प्रयोजन एजेंसी, नागरिक प्रशासन विभाग, बंदरगाह न्याय, छावनी बोर्ड, ये सभी क्या आती हैं, ये नगर स्थानीय शहरी नगर निकाय के अंतर्गत आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि ग्राम पंचायत। अब देखिए पंचायती राज से आप देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये चैप्टर आप लोग बिल्कुल अवॉइड मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द ग्राम पंचायत इज हेडेड बाय द, ग्राम पंचायत का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम प्रधान के द्वारा किया जाता है। आप लोग जानते ही हैं आपके यहाँ ग्राम प्रधान है, तो आप जानेंगे। तो ग्राम पंचायत का मुखिया जो होता है वो प्रधान होता है। यह नियमित रूप से मिलता है और इसका मुख्य कार्य इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के लिए विकास कार्यक्रम को लागू करना है। आप लोग जानते हैं कि गांव में जो जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो ग्राम प्रधान के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव के लिए संसद के उस सदन की कुल सदस्यता कम से कम बहुमत की आवश्यकता, मतलब उसमें संसद में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए? तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन है हाफ, मतलब आधी, वन थर्ड, वन फोर्थ, टू थर्ड। तो इसमें क्या आवश्यकता, किस मेजोरिटी की आवश्यकता होती है? तो हमारी आर्टिकल आप देख लीजिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52 से लेकर के आप पढ़िएगा इसको। तो भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य के राज्य का प्रमुख होता है, पता है बिल्कुल। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब देखिए इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो किस सदन में कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी? तो दोनों ही सदन में की जा सकती है, ठीक है, चाहे लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? देख रहे हैं आप लोग कि भाग 9 और भाग 9 ए के बारे में। अब देखिए नगर पालिका, नगर निगम, पंचायती राज, इसी के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो हमारी कौन सी है? 12वीं अनुसूची। ठीक, इसमें विषय कितने हैं? तो 12वीं अनुसूची में जो विषय हैं हमारे वो है 18 विषय। ठीक है, और 9वीं अनुसूची जो है हमारी, जो पंचायती राज से संबंधित है, उसमें कितने विषय हैं? उसमें विषयों की संख्या है 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये हमारे 10 क्वेश्चन बचे हुए थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। बाकी नेक्स्ट अपनी जो शिफ्ट का पेपर है ये देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन अभी मैंने उसके कराए हैं और 10 क्वेश्चन मैं नई इसका पीडीएफ का करा दूंगा। तो यहाँ से स्टार्ट ही कर लेते हैं क्योंकि 10 ही क्वेश्चन हुए हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आता है भाग 1, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? चौरी चौरा बहुत ही फेमस घटना है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये घटना हुई थी हमारी 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि जो महात्मा गांधी उस समय जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो उस असहयोग आंदोलन को शांतिपूर्ण चलाने की वजह से वो शांतिपूर्ण चलाना चाहते थे, लेकिन ये ऐसी हिंसक घटना होने के कारण यहीं से असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो 4 फरवरी 1922 को यह घटित होता है। यह घटना असहयोग आंदोलन के समय गोरखपुर, अब देखो इस चौरी चौरा कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर में है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था कि एक भीड़ के द्वारा एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था और उसमें कई सारे पुलिसकर्मी अंदर जल करके मर गए थे। तो 12 फरवरी 1922 को फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया इस घटना के लिए, इस घटना के होने की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की जमींदारी व्यवस्था के बारे में सही है? तो जमींदारी व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जमींदारी उन्मूलन बिल 1949 में पेश किया गया। नेक्स्ट, इसे जवाहरलाल नेहरू तथा जीबी पंत के शक का सामना करना पड़ा। उसके बाद कह रहा है इसका उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना था। तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर आपका तो देख लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तीसरा सही नहीं है, क्यों? अभी देखते हैं। कह रहा है कि जमींदारी उन्मूलन की प्रक्रिया सर्वप्रथम भारतीय संविधान में की गई और जब कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन संबंधी जो प्रस्ताव थे उसको लाए, तब जमींदार वर्ग का जो है वो जमींदार वर्ग तो जो थे उन्होंने इसका प्रबल विरोध किया। ठीक है, तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत को यह संदेह हो रहा था कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये चीज देखिए जमींदारी उन्मूलन की बात कर तो रहे हैं, लेकिन जमींदार वर्ग उस समय बहुत ही सक्रिय है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत को ये संदेश हो गया, सॉरी, यह डाउट हो गया, संदेह हो गया
ये बिल जो हम ला रहे हैं, जो प्रस्ताव ला रहे हैं, ये पास होगा कि नहीं होगा। लेकिन 1949 में यूपी, बिहार, असम, एमपी और बंबई में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पास कर दिया गया। तो फिर उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन समिति के चेयरमैन कौन बना दिए गए? जीबी पंत। ठीक, जीबी पंत बना दिए गए और बाद में जमींदार इसके विरोध में कोर्ट में चले गए थे। ठीक, लेकिन वो जो बिल था वो पास हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया था इसका? एक और दो सही है, और इसका उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना नहीं था, इसका उद्देश्य था जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। फ्रांस में तीसरे स्टेट को नेशनल असेंबली घोषित करने वालों करने वाले जो है वो प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी थी? ठीक, सीधा सा पूछना ये चाह रहा है कि जो है उसको लीड किसने किया था। तो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि स्वयं को संपूर्ण फ्रांसीसी क्रांति का प्रवक्ता मानते थे। अब जो थर्ड स्टेट था, देखिए जब फ्रांस की जो क्रांति हुई थी तो फ्रांस का समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो तीसरा स्टेट था, अब देखो आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि जो फ्रांस की क्रांति में जो 3 स्टेट में बटा हुआ पहला जो हमारा वर्ग था वो पादरी वर्ग होता था। दूसरा राज्य सत्ता जो नेतृत्व करते थे, राजा राजा लोग करते थे, सम्राट होता था तो उसकी शक्तियां होती थी। लेकिन जो थर्ड स्टेट होता था वो आम लोग होते थे। ठीक है, जो कर्मचारी हुआ करते थे, जो टीचर्स हैं, जो ऐसे लोग हुआ करते थे, जो मजदूर थे, जो निचले वर्ग मतलब निचला तबका जो भी था। ठीक है, तो ये तीसरे स्टेट में आते थे। इसमें पूछा है किसने कि फ्रांस के जो तीसरे स्टेट है उसको नेशनल असेंबली घोषित करने वाले प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी? तो ये थे आबेसीए। ठीक, तो सीए, यहाँ पे सीएस लिखा हुआ है, उनका पूरा नाम है आबेसीएस। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में आबेसीए दिखेगा। तो पारित कब किया गया था? 20 जून को तीसरे स्टेट के लोगों ने मिराब्ये, अब देखिए दो लीडर थे यहाँ पे, मिराबियो एक ये थे और दूसरे थे आबेसीएस। ठीक है, इनके नेतृत्व में टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और नेशनल असेंबली अपने आप को घोषित कर देते हैं। ठीक, उसके बाद में ये शपथ लेते हैं कि जब तक हमारा संविधान बन नहीं जाएगा तब तक ये असेंबली भंग नहीं होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, क्योंकि प्रीवियस ईयर के में आप लोग देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, कोई बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है, आयोग के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप देख लीजिए कि लेवल क्या है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लुइस, क्या लिखा है? 15। क्या लुई 15 थे वहां पे उस समय, उनके दौरान फ्रांसीसी क्रांति हुई थी? नहीं, तो कौन थे? लुई 16 थे। ठीक है, तो पहली बात तो पहला कथन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। फिर कह रहा है यह घटनाओं की एक श्रृंखला थी, हाँ तो बिल्कुल ये घटनाओं की क्या थी? एक श्रृंखला थी। ठीक है, फिर कह रहा है कि वित्तीय संकट क्रांति के कारणों में से एक था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि क्रांति के जो कारण थे, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई हो रही थी वहां पे, क्योंकि बहुत सारा एक्सपेंसेस उनके जो है जो थे राज महलों के थे वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहां पर एक कारण ये भी आ जाता है आर्थिक संकट का। ठीक, तो हमारा पहला हो गया क्वेश्चन, पहला ऑप्शन हो गया गलत। उसके बाद में यह घटनाओं की एक श्रृंखला थी, बिल्कुल सही है। और तीसरा वित्तीय संकट क्रांति का कारण था। तो ये दोनों हो गए हमारे सही। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सॉरी, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो देख लीजिए, एक मिनट एक मिनट। फ्रांसीसी क्रांति लुई 16 के काल में हुई थी। ओहो, इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा एक, केवल एक। हमने 2 और 3 लगा दिया था, हमें लगा कि वो क्या होता है, पूछ रहा है कि सही है। तो यही यही गलती होती है हमारी पेपर में भी। और इस गलती को अगर आप मतलब पहले से ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो वहां पे आपके पेपर सॉल्व करने के बाद भी आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग चलते हैं। भारत पर शासन करने की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ब्रिटिश ताज को एक अधिनियम के माध्यम से ये पारित किया गया था। तो वो 1800 का 1858 में। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, 1857 की क्रांति आप जानते ही होती है। तो 1857 की क्रांति के समय में वो ब्रिटिश लोग इतने मजबूत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ब्रिटिश सरकार थी वहां की, ब्रिटेन की,
वो ये चाहती थी कि कोई एक मौका मुझे मिले, जिससे कि वहाँ पे जो जिस तरीके से उन लोगों ने अपनी इनकम को जनरेट किया था, जो ब्रिटिशर्स थे, वो इंडिया में आके बहुत सारा पैसा पैदा करते थे, बहुत पैसा कमाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर किसी न किसी एक वजह वो ढूँढ रहे थे कि कैसे भी इसका डायरेक्ट शासन को, इसके रूल को खत्म कर दिया जाए और ब्रिटेन डायरेक्ट अपने आप को वहाँ पर अप्लाई कर सके इंडिया में। तो यही चीज़, ये मौका मिल गया 1857 की क्रांति से। तो 1857 की क्रांति से जैसे ही मौका मिलता है, यहाँ पर एक इतनी बड़ी क्रांति हो जाती है, तो वहाँ पे सीधा जो ब्रिटिश क्राउन होता है, वो सीधा क्या कहता है कि जितनी भी शक्तियाँ हैं अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम हमें सौंप दो। ठीक? तो यही हो जाता है कि 1858 में एक चार्टर पास होता है और जितनी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियाँ हैं, वो हमारी किसको पहुँच जाती हैं? क्राउन को। ब्रिटिश क्राउन मतलब सीधा अब हैंडओवर हो जाती है ब्रिटिश सरकार को। ठीक है? वो क्या करता है, भारत में एक अपना एक कैबिनेट का मेंबर भेज देता है, जिसे हम राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव के नाम से जानते हैं। और उसकी एक 15 सदस्यीय परिषद के माध्यम से वो यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन में जो है वो शासन चलाता था। ठीक है। सॉरी। तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं। 10 क्वेश्चन पिछली वाली जो पेपर था उसके हो गए और 5 क्वेश्चन इसके हो गए हैं। तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इससे यहीं पे रोकते हैं। अब अगली वीडियो में जो 6 नंबर चैप्टर क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और भाग 1 पूरा खत्म करेंगे। ठीक है? 10 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, अगले बाकी मतलब 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग किया करेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, अभी आप लोग को ये लास्ट में हम आपको ये पीडीएफ भी दे देंगे। आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा एक बार में ही। ज़्यादा पेजेस की वजह से ये पीडीएफ मैंने अभी से नहीं अप्लाई की, ये नहीं डाली। तो आप देख लीजिए इसमें पेजेस की जो संख्या है वो 272 है। ठीक है? तो इस वजह से अ, ठीक है, इसकी हाइलाइट भी हो जाएगी, तब आपको मिल जाएगी तो ज़्यादा बेटर है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चलाते रहिए। थैंक यू टू ऑल।